हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम लेसन नंबर 6 करेंगे रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। वन डे बुजू was eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to the town after a year. He was in a real hurry as he wanted to receive them at the bus stop. He ran fast and reached the bus stop in a few minutes. He was breathing rapidly. His grandmother asked him why he was breathing so fast. Buju told her that he came running all the way. इसमें बोल रहा है कि एक दिन बुजू बेबे इंतज़ार कर रहा था अपने ग्रैंड पेरेंट्स का जो आ रहे थे और बहुत साल बाद 1 साल बाद आ रहे थे। तो ही वॉज इन ए रियल हरी, बहुत खुश था। एंड ही वांटेड टू रिसीव, वह बस स्टॉप रिसीव करने जाना चाहता था उनको। तो वो दौड़ के गया, बहुत तेज़ दौड़ा। एंड रिस्ट बस स्टॉप पे पहुँच गया कुछ ही मिनट में। ही वॉज ब्रीथिंग रेपिडली, यह बहुत तेज़ सांस ले रहा था। हिज ग्रैंड मदर आस्क्ड हिम वाई ही वॉज ब्रीथिंग सो फास्ट। इसकी दादी माँ ने पूछा कि क्यों इतना तेज़ सांस ले रहे हो। तो भुजू ने कहा कि वह पूरे रास्ते दौड़ के आ रहा है। बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन हिज माइंड। ही वंडर वाई रनिंग मेक्स अ पर्सन ब्रीथ फास्टर। लेकिन एक क्वेश्चन उसके दिमाग में अटक गया कि क्यों हम दौड़ने से हमारी सांस तेज चलने लगती है। द आंसर टू बुजू क्वेश्चन लाई इन अंडरस्टैंड वाई वी ब्रीथ। फिर उसके बाद कि क्यों हम सांस लेते हैं। ब्रीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग एक पार्ट है रेस्पिरेशन का। तो लेट अस लर्न अबाउट रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। वाई डू वी रेस्पायर? In chapter 2, we learned that all the organisms are made of small microscope unit called cell. हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है कि सभी ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोप से आर मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल। हम बहुत छोटे छोटे सारे ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे छोटे सेल से बने हैं सारे ऑर्गेनिज्म। ए सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सेल ये बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर होता है एक ऑर्गेनिज्म का। फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म बहुत ही छोटे छोटे होते हैं सेल। प्रत्येक सेल से बहुत सारे सेल से ऑर्गेनिज्म बनते हैं। ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शन सच एज ए न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, excretion and reproduction. To perform this function, the cell needs energy. Even when we are eating, sleeping, breathing, we require energy. यहाँ पे है ईच सेल के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं प्रत्येक सेल का काम होता है न्यूट्रिशन का, ट्रांसपोर्ट का, एक्सक्रीशन का, रिप्रोडक्शन का होता है, अलग अलग काम होते हैं। टू परफॉर्म द फंक्शन द सेल नीड्स एनर्जी। ये सारे काम करने के लिए उनको एनर्जी की ज़रूरत है। अभी जब हम खाते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं तो हमें एनर्जी की ज़रूरत है। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम? पर एनर्जी कहाँ से आती है? कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली? हमारे पेरेंट्स कहते हैं ना कि खाना चाहिए, क्यों हमें रोज़ खाना चाहिए। द फूड वाज हैज़ स्टोर एनर्जी। फूड में एनर्जी स्टोर रहती है विच इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन के समय रिलीज होती है। देयरफॉर ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। सभी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की फूड से एनर्जी मिलती है। ड्यूरिंग वी ब्रीथ इन एयर। ब्रीथिंग के दौरान हम लोग सांस लेते हैं हवा में। यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। एयर में ऑक्सीजन रहता है। वी ब्रीथ आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसमें बहुत। द एयर वाज, जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन आता है और जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। द एयर वी ब्रीथ इन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल।
जब हम सांस लेते हैं तो हर प्रत्येक बॉडी पार्ट्स के पास जाता है और प्रत्येक सेल में इन द सेल ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। अब प्रत्येक सेल में जाता है और फिर ऑक्सीजन इन द एयर, ऑक्सीजन होता है एयर में, तो हेल्प्स जो हमारे फूड को ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद रिलीज ऑफ एनर्जी इज इक्वल सेलुलर रेस्पिरेशन। ये है डेफिनेशन है ये आपके, अगर पूछते हैं यहाँ से यहाँ तक। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, जो वह प्रक्रिया जिसमें ब्रेक डाउन होता है फूड का सेल में, तो उससे फिर रिलीज होती है एनर्जी, उसे कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल फॉर ऑर्गेनिज्म। ये सभी ऑर्गेनिज्म में होते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल, सभी ऑर्गेनिज्म के सेल में होते हैं ये सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। सभी ऑर्गेनिज्म के सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिज्म के सेल में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। इन द सेल द फूड is broken down into carbon dioxide and water using oxygen. When breakdown of glucose occur with the use of oxygen, it is called aerobic respiration. जब सेल में फूड में ग्लूकोज होता है, ब्रोकन डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, तो फिर यूज़ करके ऑक्सीजन का, तो व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज विद यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, तो उसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ये एरोबिक रेस्पिरेशन का वो है डेफिनेशन। फूड कैन ऑल्सो द ब्रेक डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। अगर फूड का ब्रोकन डाउन होता है बिना ऑक्सीजन के होता है, तो उसे कहते हैं ये भी डेफिनेशन है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ब्रेक डाउन ऑफ अ फूड रिलीज एनर्जी, ठीक है। ब्रेक डाउन जब फूड का होता है तो फिर एनर्जी रिलीज होती है। ग्लूकोज का इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या निकलता है, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस एनर्जी। You should know that there are some organisms such as yeast that can survive in the absence of air. अब जैसे ये है, आप जानते हैं कि there are some कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो जैसे ईस्ट होते हैं, वह बिना एब्सेंस ऑफ एयर के ही सर्वाइव कर सकते हैं। दे आर कॉल्ड एनारोब्स, ठीक है। ये भी एक डेफिनेशन है। सम ऑर्गेनिज्म, यहाँ से सम ऑर्गेनिज्म सच एज यीस्ट दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस में बिना एयर के बिना एयर के भी सर्वाइव कर सकते हैं, और उनको कहते हैं एनारोब्स, ठीक है। दैट गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज ब्रेक डाउन इन द अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज गिवन बिलो। तो ये एनर्जी जो होती है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, तो उसमें से क्या निकलता है, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जैसे ये है ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। Yeast are single-celled organisms that respire anaerobically, and during this process yield alcohol. They are therefore used to make wine and beer. Yeast are single-celled organisms. They respire anaerobically, and during this process yield alcohol. They are therefore used to make wine and beer. Yeast एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, एक सेल से बना है, और यह एनारोबिकली भी रेस्पिरेशन कर सकता है, कर सकता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में,
और इस प्रोसेस में प्रक्रिया में अल्कोहल बनता है। ये अल्कोहल वाइन एंड बियर बनाने में इस्तेमाल होता है। और मसल सेल कैन ऑल्सो रेस्पायर एनारोबिकली बट ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम व्हेन देयर इज ए टेम्पररी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। हमारे मसल्स भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं एनारोबिकली, पर शॉर्ट टाइम के लिए कर सकते हैं जब हमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग फॉर मैनी आवर्स और हैवी वेट लिफ्टिंग, द डिमांड फॉर एनर्जी इज़ हाई। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, साइकिलिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, ये सारे काम करते हैं, तो हमारे शरीर में एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है, हाई हो जाती है। लेकिन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन एनर्जी जो होती है वो लिमिटेड होती है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, द एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द मसल सेल में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जो हमारी एनर्जी की डिमांड को फुलफिल कर देता है। ठीक है। However, you wonder when you get muscles cramp after heavy exercise। क्या आपने सोचा है कि हमें हैवी एक्सरसाइज करने के बाद मसल्स क्रैम्प क्यों हो जाते हैं, मतलब मसल्स में दर्द होते हैं। अभी जैसे है ये ग्लूकोज इन मसल्स में हमारे ग्लूकोज होते हैं। तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में लैक्टिक एसिड बनता है और प्लस एनर्जी बनती है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि द क्रैम्प्स अकर मसल क्रैम्प अकर व्हेन मसल सेल रेस्पायर एनारोबिकली। जब क्रैम्प कब पड़ता है, जब मसल सेल्स में एनारोबिकली रेस्पिरेशन होता है। एंड द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। पूरी तरह से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होता है, इसलिए लैक्टिक एसिड बनता है। एंड द एक्यूमुलेशन ऑफ ए लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल्स क्रैम्प। और जो होता है लैक्टिक एसिड कैसे बनता है, एक जगह इकट्ठा हो जाता है, एक जगह लैक्टिक एसिड को इकट्ठा होता है, तब वो कारण बनता है मसल्स क्रैम्प का। भी दर्द होता है, फिर मसल्स क्रैम्प बनते हैं। यहाँ पे बनते हैं, यहाँ बनते हैं, यहाँ थाई में बनते हैं, इधर बनते हैं। We get relief from cramp after a hot water bath for a massage, or a massage. We get relief, हम रिलीफ पा सकते हैं क्रैम्प से। कैसे? आफ्टर हॉट वाटर बाथ, गर्म पानी से अगर नहाएं और मसाज तेल की मसाज करें तो उससे आराम मिल जाएगा। कैन यू गेस वाई इट्स सो? क्यों ऐसा होता है? हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। हॉट वाटर जो बाथ होते हैं ना, गर्म पानी से नहाना और मसाज करने से हमारे सर्कुलेशन, जो ब्लड के सर्कुलेशन होते हैं, वो इम्प्रूव होते हैं। एज ए रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल्स इंक्रीज। जो होता है सप्लाई होता है, जो हॉट वाटर से नहाने से और मसाज से जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मसल सेल्स में होता है वो बढ़ जाता है। द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और जब ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ता है तो उसका रिजल्ट होता है कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ए लैक्टिक एसिड का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। ब्रीथिंग। Close your nostril and mouth tightly and look at a watch. What did you feel after some time? How long were you able to keep both of them closed? Note down the time for which you could hold your breath. अब ये 6.2 है, ये 6.2 ये होल्ड ब्रेथ ये क्या है, ये कभी भी आप ऐसे अकेले में नहीं करिएगा। ठीक है। एक्टिविटी इसमें क्या गया, नोस्ट्रिल है जो अपने नाक के दोनों छेद हैं, और मुंह को टाइटली बंद करना है। ठीक है। और फील आफ्टर सम टाइम, उसको बाद महसूस करना है कुछ देर बाद कि आप कितने देर तक बंद करके रख सकते हैं मुंह और नाक। ठीक है। नोट डाउन द टाइम नोट करना है। यू कुड होल्ड योर ब्रीथ, सांस को रोक के रखना है। सो नाउ you know that you can't survive for long with breathing। तो हम जैसे कि जानते हैं कि हम बिना ब्रीथिंग के सर्वाइव नहीं कर सकते, जीवित नहीं रह सकते हैं। ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। इसमें क्या होता है, हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है शरीर में, और गिविंग एयर होता है, टेकिंग एयर जब एयर में होता है और एयर में लेते हैं हम लोग
ऑक्सीजन होता है, जब हम लेते हैं तो वो ऑक्सीजन लेते हैं, और जब हम छोड़ते हैं सांस को तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये हेल्प ऑफ द ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन में होता है, इसके हेल्प के द्वारा होता है। द टेकिंग इन द एयर रीच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, जब सांस लेते हैं बॉडी में और तब ऑक्सीजन जाता है तो उसे कहते हैं इनहेलेशन। ठीक है, ये डेफिनेशन है इनहेलेशन। एंड गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सहेलेशन। ठीक है, और जब हम हवा में जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो उसे कहते हैं एक्सहेलेशन। इट इज़ ए continuous process which goes on all time। ये हमेशा होता है and throughout the life of an organism, जब तक जीवन है। The number of times a person breathe in a minute is termed as the breathing rate. During breathing rate, inhalation and exhalation take alternately. A breath means one inhalation pulse, one exhalation। इसका मतलब ये होता है जैसे कि एक व्यक्ति है, एक मिनट में की ब्रीथिंग रेट होती है। ठीक है, द नंबर ऑफ टाइम्स पर्सन ब्रीथ इन ए 1 मिनट इज टर्म एज ब्रीथिंग रेट। एक बार में सांस लेना और सांस छोड़ना, ठीक है, सांस लेना और छोड़ना उसे कहते हैं। The number of times a person breathes in a minute is a term as a breath rate. During the breathing, inhalation and exhalation take place alternately. A breath means one inhalation plus one exhalation। अब ये एक मिनट में एक बार सांस लेना और छोड़ना को ब्रीथिंग रेट कहते हैं, और उसको काउंट करते एक बार में कितने बार सांस लिए। अब ब्रीथ मीन्स द इनहेलेशन पल्स, एक बार में सांस लेने में एक बार सांस लेने का मतलब होता है कि एक बार में सांस लेना और छोड़ना, उसके काउंट को कहते हैं। उसे काउंट करेंगे कि एक मिनट में कितने बार सांस लिया, एक मिनट में, और कितने बार छोड़ा। Bojo noticed that when we released his breath after holding it for some time, he had breathed heavily. Can you tell him why it was so? बोजो ने नोटिस किया कि जब वह अपने सांस को रोकता है कुछ देर के लिए तो फिर बहुत ही ब्रीथ हेवनली, बहुत जल्दी फिर कुछ देर सांस रोक लेता है तो फिर उसके बाद बहुत जल्दी सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है। कैन यू टेल हिम वाई इट वॉज, ये कैसे क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि जब हम कुछ देर सांस को होल्ड करके ब्रीथ को होल्ड कर लेते हैं, रोक लेते हैं, तो हमारे में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाती है, इसलिए हमें जल्दी सांस लेने की ज़रूरत, सांस लेते हैं हम लोग। You like to find out your breath rate. Do you want to know whether it was constant or it changed according to the requirement of oxygen by the body? Let us find out by doing the following activity. अब यहाँ पे जैसे है कि आपने ब्रीथिंग रेट पता कर सकते हैं कि एक मिनट में कितने बार सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है, और यह हमेशा नॉर्मली रहता है कि ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट जो होती है, इट चेंज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय द बॉडी, कि हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये चेंज हो जाती है। जैसे कभी और ज़रूरी है कि ब्रीथिंग रेट जो लेते हैं हम सांस वो नॉर्मल रहती है कि चेंज भी होती है। ठीक है, तो अब वो कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो जल्दी लेते हैं सांस। ठीक है, और अगर सोते हैं, लेट करते हैं तो फिर धीरे सांस लेते हैं। लेट अस फाइंड बाय डूइंग फॉलोइंग इट, जब पता करते हैं इस सब एक्टिविटी से। जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीथिंग, however if you try to count your rate your breathe in and out normally। हम लोग को जनरली पता ही नहीं चलता कि हम लोग ब्रीथिंग कर रहे हैं। ठीक है, however if you try and you can count our rate of breathe in and out normally। ये हम कोशिश कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं हम ब्रीथिंग रेट को। ब्रीथ
इन एंड आउट, ये तो नॉर्मली है। फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीथ इन द ब्रीथ आउट इन अ मिनट। और ये भी पता कर सकते हैं कि वो एक मिनट में हम कितने बार सांस ले रहे हैं। डिड यू इनहेल द सेम नंबर ऑफ टाइम एज यू एक्सेल। जितने बार आप जितने बार सांस लेते हैं उतने बार सांस छोड़ते हैं, ठीक है। नाउ काउंट योर ब्रीथिंग रेट। अब आप काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ ब्रीथ, ये एक मिनट में कितने बार ले रहे हैं। आफ्टर ब्रिस्क वॉक एंड आफ्टर रनिंग, जैसे आप कितने बार सांस ले रहे हैं नॉर्मल में भी, नॉर्मल जैसे आप बैठे हैं सोए हैं उसमें भी कर सकते हैं, या वॉच अपने हाथ में कलाई घड़ी बांध के उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड योर ब्रीथिंग रेट एज सुन एज यू फिनिश एंड ऑल्सो आफ्टर कंप्लीट रेस्ट। और रेस्ट में आपकी ब्रीथिंग रेट कितने बार सांस लिया आपने। टैबलेट योर फाइंड एंड कंपेयर योर ब्रीथिंग रेट अंडर डिफरेंट कंडीशन। और ये पता करना है कि कंपेयर अ ब्रीथिंग रेट अंडर डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट ब्रीथिंग रेट होती है, ये फाइंड करना है और योर क्लासमेट्स के साथ। फ्रॉम द above एक्टिविटी यू मस्ट हैव रिलीज दैट वॉट एवर अ पर्सन नीड एक्स्ट्रा एनर्जी। और आपको एक्टिविटी दूसरी above एक्टिविटी होती है यू मस्ट हैव रिलीज, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एंड ही शी ब्रीथ फास्टर, जब जब कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं या रनिंग करते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और सांस भी जल्दी जल्दी लेते हैं। एज ए रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज supplied to our cell. It speed up the breakdown of food and more energy is released. अब हमारे जल्दी जल्दी जो लेते हैं इसका रिजल्ट ये होता है कि ऑक्सीजन इज सप्लाई टू आवर सेल, हमारे सेल तक ऑक्सीजन जाती है और इसकी स्पीड बढ़ जाती है। ब्रेकडाउन ऑफ फूड का जो ब्रेकडाउन है वो स्पीड उसकी बढ़ जाती है। एंड मोर एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। एंड डू दिस एक्सप्लेन वाई डू यू फील हंग्री आफ्टर ए फिजिकल एक्टिविटी। या फिजिकल एक्टिविटी के बाद हम लोग भूख महसूस करते हैं कि भूख लगी है। व्हेन यू फील drowsy, does your breathing rate slow down? Does your body receive sufficient oxygen? अब जैसे हम आराम करते हैं या सुस्ताते हैं तो उसमें हमारी ब्रीथिंग रेट स्लो रहती है और हमारे लिए सफिशिएंट रहता है। सो द वेरियस एक्टिविटी कैरीड आउट बाय द पर्सन ड्यूरिंग ए नॉर्मल, ठीक है। अब ये है ऑन एन एवरेज एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग at rest breathes in and 15 and 18 times in a 1 minute। एडल्ट जो होते हैं ना, ह्यूमन एडल्ट, वह ज़्यादातर 15 एंड 18 टाइम्स एक मिनट में लेते हैं, ब्रीथ करते हैं। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीथिंग रेट कैन इंक्रीज अप टू 25 टाइम्स पर ए मिनट। अब यही अगर हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो ये ब्रीथिंग रेट बढ़ जाती है 25 टाइम्स per minute। When we exercise, not only do we breathe fast, we also take breathe and the thus inhale more oxygen। अब जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम ब्रीथ फास्ट करते हैं। जब ब्रीथ फास्ट जल्दी जल्दी सांस लेते हैं तो वी ऑल्सो टेक डीप ब्रीथ, हम डीप ब्रीथ करते हैं और ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। अभी एक्टिविटी 6.3, इसमें ये कपड़े धो रही है, ये सो रहा है, ये पढ़ रहा है, ये सीढ़ी चढ़ रहा है, ये दौड़ रही है, चल रहा है। एंड द वेरिएशन इन द ब्रीथिंग रेट ड्यूरिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़, अलग अलग जो काम कर रहे हैं इसमें अलग अलग ब्रीथिंग रेट होती है, ठीक है। जल्दी जल्दी दौड़ेगी तो ब्रीथिंग रेट तेज रहेगी, ये सो रहा है तो ब्रीथिंग रेट स्लो रहेगी। पहले want to know why we yawn when we are sleepy or drowsy। हम जब सोने जैसे नींद आती है, हमें सोने जाते हैं तो हमें क्यों जम्हाई आती है, ठीक है। कैन यू से in which activity the rate of breathing will be the slowest, in which it will be fastest?
assign number of the picture in the order increasing rate of breathing according to the your experience। अब अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताना है कि इसमें ब्रीथिंग रेट स्लो रहेगी और किस में फास्ट रहेगी। इसमें हाउ डू यू ब्रीथ, अब ये है, देखिए जैसे बोला है पहली ने, इसमें ये होता है कि जब हमें नींद आती है या हम सोने जाते हैं तो हम या रेस्ट करते हैं तो हमारे में ब्रीथिंग जो वो है ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो उसके बाद ऑक्सीजन की कमी होती है तो जब जम्हाई लेते हैं तो उससे हमारी ऑक्सीजन की कमी पूरी हो जाती है। हाउ डू वी ब्रीथ, लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ breathing। normally we take in air through our nostril। अब हम ब्रीथिंग के मैकेनिज्म को समझेंगे। नॉर्मली हम जो नॉस्ट्रिल है, जो नाक के दोनों छेद हैं, उससे हम सांस हवा लेते हैं, सांस लेते हैं, हवा अंदर जाती है। व्हेन वी इनहेल एयर, जब हम एयर को अंदर लेते हैं, इट पास थ्रू आवर नॉस्ट्रिल, ये नॉस्ट्रिल तक जाती है। इनटू द नेजल कैविटी, नॉस्ट्रिल से, जो नाक के छेद से नेजल कैविटी तक जाती है। और फ्रॉम नेजल कैविटी से द एयर रीच आवर लंग्स, हमारे नेजल कैविटी से ये लंग्स तक पहुंचती है थ्रू द विंड पाइप के द्वारा। अब ये है यहाँ से, ये है नॉस्ट्रिल, ये है नॉस्ट्रिल नाक के छेद, यहाँ से जाएगा, यहाँ पे ये नेजल कैविटी होता है, यहाँ पे ये विंड पाइप से जाएगा, ये हमारी लंग्स में एयर जाएगा। ठीक है। एंड लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी, ये लंग्स होता है चेस्ट कैविटी में, चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट रहता है। And the cavity is surrounded by the ribs of on the side. A large muscular shield called diaphragm form the floor of the chest cavity. The cavity, ये जो कैविटी है, जो चेस्ट है, ये रिब्स के चारों तरफ से, रिब्स रहती है चारों तरफ उसके, ये लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्राम, और ये लार्ज, ये जो फॉर्म द फ्लोर ऑफ द चेस्ट, ये फ्लोर के नीचे होता है, जो सतह होती है फ्लोर में, उसी चेस्ट कैविटी में डायफ्राम रहता है। 6.4, अब जैसे ये है चेस्ट है, ये हमारा, ये है लंग्स, ये है रिब्स, भगवान जी ने बनाया है ऐसे, हमारे लंग्स बहुत नाजुक होते हैं, उसको सुरक्षा, उसको बचाने के लिए। एंड ये है डायफ्राम, इसके फ्लोर में डायफ्राम है। ब्रीथिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब केज, और ये ब्रीथिंग में इन्वॉल्व रहता है डायफ्राम और रिब केज का मूवमेंट। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स एंड डायफ्राम मूव्स डाउन। जब हम सांस लेते हैं ना, जब सांस लेते हैं तो क्या होता है, रिब्स मूव ऊपर की तरफ जाता है, एंड डायफ्राम मूव्स डाउन, वो नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है। दिस मूवमेंट इंक्रीज स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रश इनटू द लंग्स। फिर ये जो मूवमेंट होती है, इससे क्या होती है, हवा हमारे लंग्स में भर जाती है। द लंग्स गेट फिल्ड विद एयर, ठीक है, लंग्स भर जाते हैं। और ड्यूरिंग एक्सलेशन रिब्स मूव डाउन, जब सांस छोड़ते हैं ना तो रिब्स हमारे नीचे की तरफ जाती है, एंड डायफ्राम मूव्स अप, वो ऊपर की तरफ जाता है, फ्रॉम द फॉर्मर पोजिशन इन दिस एंड टू द इट्स फॉर्मर पोजिशन, उसके बाद वो अपने पोजिशन पर आ जाती है नॉर्मल। दिस reduce the size of the chest cavity and air is pushed out of the lung. Reduce the size of the chest cavity and the air is pushed out। फिर उससे क्या होता है, हमारे चेस्ट कैविटी जो होती है, चेस्ट का जो जगह होता है, वो कम हो जाता है और एयर बाहर निकल जाती है। एंड दिस मूवमेंट इन आवर बॉडी कैन बी फेल्ड, इस मूवमेंट से टेक ए डीप ब्रीथ, कीप योर पाम ऑन द एब्डोमेन। अब गहरी सांस लीजिए, अपने हथेली को अपने पेट पे रखिए, एंड फील द मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन को ऊपर पेट पे रखिए। एंड व्हाट डू यू फाइंड, क्या पता चल रहा है आपको। ठीक, आफ्टर हैविंग लर्नड द ड्यूरिंग ब्रीथिंग देयर आर चेंज इन द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी, जब ब्रीथिंग करते हैं, ब्रीथ लेकर सांस लेते हैं तो चेस्ट कैविटी में अंदर आता है। चिल्ड्रन गॉट इन्वॉल्व इन द चेस्ट एक्सपेंशन कंपटीशन, अब जो बच्चे क्या है, चेस्ट बढ़ाने का, फुलाने का कंपटीशन भी करते हैं। स्मोकिंग डैमेज लंग्स,
Smoking is also linked to cancer. It must be avoided. स्मोकिंग करने से लंग्स हमारे स्मोकिंग करने से लंग्स डैमेज होते हैं। स्मोकिंग से कैंसर होता है, इससे बचना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। Everyone was boasting that he could expend it maximum. How about doing this activity in the class with your classmates? हर कोई भांजता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, कि स्पेंड कर सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, हाउ अबाउट इस एक्टिविटी को अपने क्लासमेट के साथ कर सकते हैं। द एयर अराउंड अस हैज़ various type of unwanted particles such as smoke, dust, pollens, etc. When we inhale, the particles get trapped in the air present in our nasal cavity. अब जो हवा होती है हम अनवांटेड पार्टिकल होते हैं, स्मोक होता है, डस्ट होता है, पोलन होता है, जो उड़हल के फूल होते हैं ना, उड़हल के फूल में के जो पीला वाला होता है, उसको जैसे झाड़ेंगे ना ऐसे ऐसे, तो उसको पीला पीला पूरा गिर जाएगा, तो उसे पोलन कहते हैं। ये सब जब हम सांस लेते हैं ना, तो ये पार्टिकल्स जो होते हैं ना, ये डस्ट है, स्मोक के, पोलन्स के, ये ट्रैप हो जाते हैं हमारे हेयर प्रेजेंट इन आवर नेजल कैविटी में, ट्रैप्ड हो जाते हैं। एंड समटाइम दिस पार्टिकल में गेट पास्ट द हेयर इन द नेजल कैविटी। और उसके बाद ये दिस में बी द इरिटेट द लाइनिंग ऑफ द कैविटी। अभी क्या होता है, ये उसमें जाके फंस जाते हैं, उसके बाद ये पार्टिकल उसके बाद हेयर में, फिर उसके बाद कभी कभी ये नेजल कैविटी तक पहुंच जाते हैं। और तो फिर इरिटेशन होती है कैविटी में, इरिटेशन होती है। एज ए रिजल्ट विच वी स्नीज। तो इरिटेशन होती है तो हम क्या करते हैं, छींकते हैं। स्नीजिंग एक्सपेल्स these foreign particles from the inhaled air and a dust free clean air enters our body। तो छींकते हैं तो हमारे फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं छींकने से, और उसके बाद सब डस्ट बाहर आ जाती है और क्लीन हो जाती है हमारी बॉडी। ठीक है, when you sneeze you should cover your nose so that the foreign particles you expel are not inhaled by the other person। जब भी आप छींकें तो आप नोज को कवर करें कि हम किसी और को, अदर पर्सन को के ऊपर नहीं जाए पार्टिकल। टेक ए डीप ब्रीथ, मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट with a measuring tape and record your observation in table 6.2। measure the size of the chest, again we expanded and the indicate which your classmates show the maximum expansion of the chest। अब सांस लेके और मेज़र करना है कि चेस्ट को मेज़र करना है एंड रिकॉर्ड करना है ऑब्जर्वेशन। 6.2 है, 6.2 है वहाँ पर। मेज़र करना है, अब डीप ब्रीथ करना है, फिर मेज़र करना है चेस्ट को, फिर रिकॉर्ड करना है, और मेज़र द साइज ऑफ द चेस्ट अगेन, फिर उसके बाद चेस्ट का करना है, ऑब्जर्व करना है, मेज़र द, फिर साइज को, फिर चेस्ट के साइज को एक्सपेंड करना है, फिर उसके बाद मेज़र करना है। ठीक है, ये सब अपने क्लासमेट्स के और सांस लेना है, छोड़ना है, सांस जैसे डीप ब्रीथ करते हैं, डीप ब्रीथ करना है, फिर उसके बाद मेज़र करना है, अपने चेस्ट को एक्सपेंड कर रहे हैं, उसको फुला रहे हैं, उसके बाद मेज़र करना है। और वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग बाय सिंपल मॉडल। हम सिंपल मॉडल के जरिए समझ सकते हैं। जैसे है, यहाँ से है, ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग बाय ए सिंपल मॉडल। अब ब्रीथिंग को हम समझेंगे सिंपल मॉडल से। जब ये एयर जाता है तो रिब्स जो होते हैं हमारे बाहर की तरफ आते हैं, ठीक है, और ये जो होता है ये नीचे मूव डाउन, नीचे की तरफ जाता है। मतलब जैसे ये
जैसे ये लंबाई में स्ट्रेच हो जाते हैं, ठीक है। ये रिब्स के ऊपर की तरफ जाते हैं और ये डायफ्राम नीचे की तरफ, ठीक है। तो ऐसे सर्कल में लंबाई में बड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ। और ये जब हम सांस छोड़ते हैं तो रिब्स जो होते हैं, रिब्स मूव बैक। ये फिर से वापस अपनी पोजीशन में आ जाते हैं, पिचक जाते हैं, वापस से ऊपर की तरफ गया था, वापस अपनी पोजीशन में आ जाते हैं। और डायफ्राम जो होते हैं वो ऐसे हो जाते हैं, अंदर की तरफ चला जाता है, ठीक है। जैसे कोई पुश किया हो अंदर की तरफ, ठीक है। तो उसका शेप हो जाता है छोटा, बड़ा था, बड़ा से स्ट्रेच हो गया छोटा। जैसे है ये है जब हम लेते हैं सांस, तब ये होता है रिब्स ऊपर की तरफ जाता है और ये डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। ये नीचे की तरफ, ये साइज बड़ा हो जाता है। और ये होता है सांस छोड़ने में साइज छोटा हो जाता है, ठीक है। ये वापस अपनी पोजीशन में आता है रिब्स, और ये डायफ्राम ऊपर की तरफ चला जाता है। तो ऐसे से ऐसे हो जाता है, साइज छोटा हो जाता है, अंदर की तरफ ऐसे हो जाता है, ठीक है। अब ये है इफेक्ट ऑफ ब्रीथिंग ऑन द चेस्ट साइज कॉमन क्लास साइज ऑफ सम क्लासमेट्स। ये क्लासमेट्स के साथ आपको करना है ये, ठीक है। To understand the expansion of the lungs, pull the rubber sheet from the base downward and watch the balloon. Next, push the rubber. Sorry, again छूट गया है ये. Take a white plastic bottle, and remove the bottom, and get a Y-shaped glass or plastic tube. Make a hole in the lid so that the tube may pass through it. अभी जैसे है, इसे हम एक, इसका डायग्राम यहाँ दिया गया है, जैसे यहाँ से समझेंगे। एक चौड़ा प्लास्टिक का बोतल ले लेना है, ठीक है। आपको वाई शेप्ड की ये जब मिल जाएगा, ये वाई शेप्ड का लेबोरेटरी में, ठीक है। और यहाँ से यहाँ आपको छेद करके यहाँ पे ऐसे इसको फिक्स कर देना है। उसके बाद यहाँ से कट करके हटा देना है बोतल का। फिर यहाँ पे भी एक बैलून लगाएंगे, ठीक है। तो ये दर्शाता है इनहेल, जब हम करते हैं ना इन्हेलेशन मतलब सांस लेते हैं तब। तो यहाँ से एयर जब आती है तो हम यहाँ से खींचते हैं ना, ये डायफ्राम को वो दिखाता है, शो करता है। अभी जब ये डायफ्राम ये ऐसे होगा, नीचे की तरफ खींचेंगे तो एयर यहाँ से आएगी, दोनों बैलून फूल जाएंगे, ठीक है। ये हमारे सांस लेने को इन्हेलेशन को दर्शाता है। और ये जब हम यहाँ से ऐसे पुश करेंगे रबर शीट को अंदर की तरफ, तो यहाँ से एयर ऊपर चला जाएगा और ये पिचक जाएंगे दोनों बैलून, ठीक है। तो ये एक्सेलेशन को दर्शाता है, इसलिए यही समझाया गया है। टेक अ वाइट प्लास्टिक बोतल एंड रिमूव बॉटल। एक चौड़ा प्लास्टिक बोतल ले लीजिए, उसको रिमूव कर दीजिए, नीचे से हटा दीजिए। वाई शेप्ड ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब ले लीजिए उसमें, एंड मेक ए होल कर दीजिए उसमें लीड में, और उसमें से एक ट्यूब पास करिए, ट्यूब डाल दीजिए, एंड टू द फॉर्क्ड एंड टू द ट्यूब फिक्स टू डिफ्लेटेड बैलून्स। फिर इसमें एक बैलून फिक्स कर दीजिए। इंट्रोड्यूस द ट्यूब इनटू द बोतल इन शो फिगर 6.7, जो अब 6.7 में दिखाया गया है ये, ठीक है। नाउ कैप द बोतल, शील इट, मेक इट एयर टाइट। फिर द बोतल को जो वो होता है, बोतल का सील कर दीजिए एकदम एयर टाइट। एंड टू ओपन बेस ऑफ द बोतल, थिन रबर प्लास्टिक। फिर नीचे एक रबड़ का, जैसे मैंने समझाया वही है, रबड़ एक बैलून लगा लीजिए नीचे, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स, टू पुल द रबर शीट फ्रॉम द बेस डाउनवर्ड एंड वॉच द बैलून। अब ये आपको क्या करना है, इस पे लंग्स ये जो होते हैं, लंग एक्सपेंशन द लंग्स पुल द रबर, ये दर्शाता है लंग्स को, ये बैलून। तो हम यहाँ से जब खींचेंगे तो ये बैलून फूल जाएंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट पुश द रबर प्लास्टिक शीट अप एंड ऑब्जर्व द बैलून। क्या होता है ये आपको देखना है, जब खींचेंगे तो क्या होता है। एंड व्हाट डिड द बैलून इन द मॉडल रिप्रेजेंट। ये बैलून क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बैलून
लंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। व्हाट डज द रबर शीट ऑफ रिप्रेजेंट, ये रबर शीट क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायफ्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ यू शुड द डू बी एबल टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, अब आप समझ चुके हैं कि ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग का क्या है, ठीक है। व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, टेक ए सिलेंडर, क्लीन द टेस्ट ट्यूब और ग्लास प्लास्टिक बोतल, मेक ए होल इन इट्स लीड एंड फिक्स इन द बोतल। एक सिलेंडर ले लीजिए, एक ट्यूब ले लीजिए, उसमें टेस्ट ट्यूब डालिए, ठीक है, ग्लास, फिर एक मेक ए होल, उसमें होल करिए एक लीड में, और एंड फिक्स इट बोतल, अब बोतल में फिक्स कर दीजिए, एक होल करके फिक्स कर दीजिए। एंड पोर सम फ्रेशली प्रेप्ड लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, और लाइम वाटर चूना का पानी जो हम लोग घर में पुताई करते हैं, तो उसको थोड़ा पानी में डाल दीजिए, और कुछ देर बाद वो पानी, कुछ देर बाद जो पानी हुआ उसको ले लीजिए, उसको कहते हैं, चूने को पानी में डाल देंगे, कुछ देर छोड़ देंगे, तो जो पानी निकलेगा उसके बाद उस पानी को ले लेंगे, ठीक है, कुछ देर बाद उस पानी को ले लेंगे, उसे कहते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, वही है। एंड उसके बाद इंसर्ट ए प्लास्टिक स्ट्रॉ, इस प्लास्टिक का स्ट्रॉ डालेंगे, एंड द होल इन द लीड इन सच ए वे दैट डीप इन द लाइम वाटर, और उस चूने का पानी जो था, जो हमने लाइम वाटर को, जो चूना घर पुताई होती है, उसको हमने पानी में डाला, उसके बाद कुछ देर बाद वो पानी निकल गया, उसको हमने टेस्ट ट्यूब में डाला, उसके बाद लीड डाल दिया उसमें, नाउ बिलो जेंटली थ्रू ए स्ट्रॉ फ्यू मिनट्स, उसके बाद देखिए क्या होता है, इन देयर स्ट्रॉ डाल दिया, इज़ देयर अ चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ ए लाइम वाटर, कैन यू एक्सप्लेन दिस चेंज इन ए बेसिक ऑफ व्हाट यू लर्नड इन चैप्टर 5। अब देखिए इसमें दिखाया गया है, अब ये बच्चा है, ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे स्ट्रॉ डाला है, स्ट्रॉ से फिर उसके बाद ये लाइम वाटर है, ठीक है, लाइम वाटर है, स्ट्रॉ है, जब ये इसमें उसने फूका है तो इसमें ये मिल्की हो गया, लाइम वाटर मिल्की हो गया, तो ये शो करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यू आर अवेयर दैट एयर वी इनहेल और एक्सेल इन अ मिक्सचर ऑफ gases, what do we exhale, and do you we exhale only carbon dioxide or mixture of gases along it? You must have and also observed that you exhale on a mirror and a flame moisture appear in the surface from where do these droplets come? अब देखो, अब ये बोल रहा है कि जब हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो क्या उसमें हम लेते हैं छोड़ते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है कि मिक्सचर ऑफ गैसेस भी होते हैं, ठीक है। और उसको आप मिरर में अगर ऐसे गैस अगर मिरर में ऐसे छोड़ेंगे मुंह से, तो क्या होते हैं हमारे उसके सरफेस पे, जो मिरर के सरफेस पे थे ना, ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदे, ड्रॉपलेट्स पानी जैसे बूंदे बन जाती हैं उसके ऊपर, ठीक है, जैसे मिरर के सामने ऐसे करें, ऐसे करके, तो मिरर के सामने मुंह से, तो जो भी है ड्रॉपलेट्स में कम वो हो जाता है, ड्रॉपलेट्स के रूप में बन जाता है। एंड द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर, तो जब हम सांस लेते हैं तो 21% ऑक्सीजन होता है और 0.04 कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसमें, ठीक है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें 21 से 16.4 ऑक्सीजन हो जाता है और 4.4 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, ठीक है। Breathing in other organisms. Animals such as elephant, lion, cows, goat, frog, lizard, snake, birds have lungs in their chest cavity like human beings. अभी जितने भी नाम दिए गए हैं इन सब में ह्यूमन बींग की तरह चेस्ट के हम ह्यूमन बींग्स की तरह लंग्स होते हैं, ठीक है। हाउ डू द अदर ऑर्गेनिज्म ब्रीथ, और अदर ऑर्गेनिज्म कैसे सांस लेते हैं। डू दे ऑल्सो हैव ए लंग्स लाइक दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स, क्या उनकी तरह उनके पास भी लंग्स होते हैं ह्यूमन बींग जैसे। लेट अस फाइंड आउट, चलिए पता करते हैं। कॉकरोच, ए कॉकरोच हैज़ ए स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी और अदर इंसेक्ट ऑल्सो हैव ए सिमिलर ओपनिंग। अब देखिए कॉकरोच दिया गया है, इसमें ना छोटे छोटे ओपनिंग होते हैं, ठीक है, ओपनिंग छोटे छोटे खुला हिस्सा होता है, छोटे छोटे ओपनिंग होते हैं,
तो ऐसे ही होते हैं, अदर इंसेक्ट में भी होते हैं। और दिस ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पाइरिकल। इसमें छोटे छोटे ओपनिंग ये दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे ओपनिंग, ये इसी को कहते हैं स्पाइरिकल, स्पाइरिकल, ठीक है। और इंसेक्ट हैव ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स आर कॉल्ड ट्रैकिया फॉर गैस एक्सचेंज। अभी जो है ना ये ट्रैकिया, ये इंसेक्ट हैव नेटवर्क ऑफ एन एयर ट्यूब कॉल्ड ट्रैकिया। ये जो होते हैं एयर ट्यूब होते हैं, ये जाल होते हैं ना, जाल, ये जाल है, नेटवर्क है, ये जाल है जो, इसको कहते हैं, ट्यूब का ये जाल होता है, इसको कहते हैं ट्रैकिया। फॉर गैस एक्सचेंज करने के लिए काम आता है। ऑक्सीजन रिच एयर रश थ्रू स्पारिकल। इसके स्पारिकल से ऑक्सीजन ये लेता है ऑन एंड डिफ्यूज करता है और अदर बॉडी टिश्यू में, एंड रीचेज एवरी सेल द बॉडी। और फिर सभी सेल, बॉडी के सेल में सभी ऑक्सीजन पहुंचाता है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल गोज इनटू द ट्रैकिया ट्यूब। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्रैकिया ट्यूब से बाहर निकल जाता है, ठीक है। मूव्स आउट थ्रू स्पाइरिकल से निकल जाता है। दिस एयर ट्यूब और स्पाइरिकल्स, दिस एयर ट्यूब्स ऑफ ट्रैकिया आर फाउंड ओनली इन इंसेक्ट एंड नॉट इन अदर ग्रुप ऑफ एनिमल। ये सिर्फ ट्रैकिया जो इंसेक्ट में पाई जाती हैं और किसी एनिमल्स में नहीं पाई जाती हैं। अर्थवॉर्म, रिकॉल फ्रॉम अर्थ चैप्टर 9 ऑफ क्लास 6 दैट अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, द स्किन ऑफ द अर्थवॉर्म फील मोस्ट एंड स्लिमी टचिंग। अब ये क्या होते हैं, ये अर्थवॉर्म जो होते हैं सांस लेते हैं अपनी स्किन से। ये बहुत ही चिकने होते हैं, चिपचिपे जैसे होते हैं। गैस कैन ईजिली पास थ्रू देम, तो गैस उनके स्किन से ही पास हो जाती है। और दो फ्रॉग्स हैव ए पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन, फ्रॉग्स के पास ह्यूमन की तरह लंग्स होते हैं। दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन विच इज़ मॉइस्ट एंड स्लिपरी। लेकिन ये जो मेढक होते हैं वो स्किन से भी ब्रीथ कर सकते हैं, क्योंकि इनकी चिपचिपी और स्लिपरी होती है स्किन। कैन वी ब्रीथ एंड सर्वाइव इन वाटर? कैन वी ब्रीथ एंड सर्वाइव इन वाटर? नो, वी कैन नॉट ब्रीथ एंड सर्वाइव इन वाटर। देयर मैनी ऑर्गेनिज्म विच लिव इन वाटर, बहुत सारे पानी में रहते हैं। हाउ डू दे ब्रीथ अंडर वाटर, कैसे सांस लेते हैं? यू हैव स्टडी इन क्लास 6 दैट गिल्स इन फिश हेल्प देम टू यूज़ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। अब जो हमने 6 में पढ़ा था कि जो फिश होती हैं वह गिल्स की मदद से ऑक्सीजन लेती हैं, ठीक है। गिल्स आर प्रोजेक्शन ऑफ स्किन, यू मे वॉन्डर हाउ गिल्स हेल्प विथ, कैसे गिल्स की मदद से सांस लेती हैं मछली, ठीक है। गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स से सप्लाई रहते हैं, एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। यहीं से देखिए, ये जैसे हम लोग सांस लेते हैं लंग्स से, वैसे ये इसमें ये गिल्स होते हैं गाल के पास, इससे गल्फर भी बोलते हैं। इससे सांस लेते हैं और छोड़ते हैं मछली। डू प्लांट ऑल्सो रिस्पायर like other organism? Plant also respire for their survival, as you have learnt in class 6th, that also take an oxygen of air and give out of carbon dioxide. In the cell, oxygen is used to break down glucose into carbon dioxide and water in the organism. अब जैसे प्लांट भी तो ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं, ऑक्सीजन यूज हो जाता है, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन अनदर ऑर्गेनिज्म, एंड प्लांट ईच पार्ट कैन डिपेंडेंटली इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. You have already learned in a chapter leaf of a plant have tiny pores called stomata, stomata for exchange of oxygen and carbon dioxide. अब जैसे होते हैं ना छोटे छोटे टाइनी पोर होते हैं, लीव में टाइनी पोर होते हैं, छोटे छोटे पोर होते हैं, छोटे बड़े पोर होते हैं। इसमें इसी पोर को में स्टोमेटा कहते हैं, इसी पोर से स्टोमेटा कहते हैं। इसी से या सांस पत्ती लेते हैं और छोड़ते हैं, इसी स्टोमेटा के जरिए सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ठीक है। लाइक ऑल द लिविंग सेल ऑफ द प्लांट, द रूट सेल ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी. रूट टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स. अब जैसे कि ये है लीव्स में तो कहीं से भी बहुत सारे पोर्स होते हैं, उससे ऑक्सीजन ले लेगा पत्ती है ना, और लेकिन रूट में कैसे मिलती है?
रूट में कैसे मिलती है, जैसे सॉइल पार्टिकल्स है तो यहाँ पे ये सॉइल पार्टिकल है, ठीक है, और ये रूट है तो यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसके ये जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बीच में गैप में, उसको रूट एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। कैन वी गेस दैट व्हाट वुड हैपन इफ़ पॉटेड प्लांट इज ओवर वाटर। अब देखा आपने पॉटेड प्लांट में अगर ओवर वाटर कर दें तो क्या होगा, क्योंकि ये जो गैप जो होते हैं एयर मॉलिक्यूल्स, वो एयर नहीं ले पाएंगे, ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, और फिर वो कुछ दिन बाद मर जाएंगे, ठीक है पौधे। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट रेस्पिरेशन इज वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब आपने इसमें सीखा कि बहुत ही रेस्पिरेशन है वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू रेस्पायर टू गेट द एनर्जी नीडेड फॉर देयर सर्वाइवल। सभी ऑर्गेनिज्म को इंस्पायर करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।